Hello dear students and hello online students. ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए। ऑनलाइन बच्चों, अरे अंकित जी, ऑनलाइन देखना बेटा, आ रहा है क्या? देखो कोई ऑनलाइन चेक करो। किसी ने देखा? ठीक है ठीक है, हाँ आप इसको देखना बेटा, ठीक है, देख लीजिए, लेते जाइए, कुछ दिक्कत है इसमें, सही करवा दीजिएगा। अरे उस बच्ची को 1 मिनट, अंकित जी। हाँ बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ओट्स रिएक्शन, फिटिंग नहीं रे, फिटिंग, हाँ ठीक, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। नाउ अगर मैं बात करें ना, इधर ध्यान सुनना, तो कितना बेहतरीन चीज होता है, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना कि एल्काइल हैलाइड है ना, आपने वुड्स पढ़ लिया, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लिया। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराई जाती है, किसके बेटा? सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो आप क्या बनाते हो बेटा, बताओ? आर आर, आर आर बनाते हो, क्योंकि क्या करते हो, रेडिकल बनाओगे, फ्री रेडिकल डबलिंग कर दोगे। रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, बताओ? वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बहुत ध्यान समझना, क्या ब्यूटी है रिएक्शंस की। मतलब सबस्ट्रेट बदलो तो अलग आंसर, रिएजेंट बदलो तो अलग आंसर, सॉल्वेंट बदलो तो अलग आंसर, मेटल बदलो तो अलग आंसर। यही खूबसूरती ऑर्गेनिक की। थोड़ा सा भी चेंज किया तो अलग आंसर, टेम्परेचर बदला तो अलग आंसर, समझ में आया? एंड सो ऑन। तो यहां देखो, दोनों ही क्या है, मेटल है, और दोनों ही एस ब्लॉक के मेटल हैं, एक सोडियम एक मैग्नीशियम। लेकिन सोडियम फेंक के मारोगे आर आर बनेगा, और मैग्नीशियम फेंक के मारोगे तो आर एम जी एक्स बनेगा। एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस यस, दद्दा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा सुनो ध्यान से, जब हम आर एस की रिएक्शन कराते हैं सीडी से,
तो बनता है R2CD। R2CD जो डाई अल्काइल कैडमियम। और जब जिंक के साथ कराते हैं तो बनता है R2ZN, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। एलआई फेंक के मारते हैं तो बनता है RLI, एंड पहले एलआई फेंक के मारो तो बनता है RLI, फिर CUI सिलेक्शन कराओ तो बनता है R2CULI, R2CULI, एंड दिस इज कॉल्ड एज गिलमान रिएजेंट। सलमान नहीं रहे, गिलमान। गजब इंसान है। ठीक है, ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान समझना। ये खास बात किस क्यों हो गया? बिकॉज Mg+2 जब मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम होता है, या फिर कैडमियम है, जिंक है, लिथियम है, और या कॉपर है, ये सारे के सारे होते हैं हाई फाई वाले। क्या होते हैं बेटा? ये सारे के सारे जो हैं रिएक्शंस रिलेटेड टू हाई फाई। हाई फाई मतलब हाई आयनिक पोटेंशियल, हाई E/R रेशियो। और जो हाई फाई वाले होते हैं ना, वो कार्बन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबल, विथ रिस्पेक्ट टू लो फाई, विथ रिस्पेक्ट टू लो फाई। सोडियम आपका लो फाई वाला है, सोडियम आपका लो फाई वाला है। इसीलिए क्या है कि एक बार उसने रिएक्शन किया तो R रेडिकल अलग हो गया, R रेडिकल अलग हो गया। लेकिन ये अगर एक बार जुड़ जाए तो फिर उससे अलग होना आसान नहीं है। चिपक गए तो चिपक गए, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं? ये सारे के सारे तुम्हारे क्या बना रहे हैं बेटा? बोलो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हाई फाई वाले। कौन से हो सकते हैं हाई फाई वाले? आपके जैसे कि ये डी ब्लॉक वाले हो गए। कौन से हो गए? कैडमियम हो गया, जिंक हो गया। यहां पे कैसा है बेटा? ये कॉपर भी है। लिथियम और मैग्नीशियम तुम्हारे कैसे हैं बेटा? ये हाई फाई वाले हैं, हाई आयनिक पोटेंशियल वाले हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। और ये सारी चीज आपको कहां एक्सप्लेन करी जाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आया बेटा? वो सारी चीजें बताई जाएगी। तो ये हमने आपको बताया है कि हम ये सारी की सारी चीजें लगभग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये पढ़ना है, ये तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा? R2CD पर पढ़ना है हमको। R2ZN भी हम देख सकते हैं क्या है? फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गिलमान रिएजेंट। बना लो। तो ब्यूटी है किसकी? हाँ, मेटल की भी ब्यूटी है। आगे बढ़े, चलो। हाई फाई क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलिए कहानी लिखी जाए। 1 मिनट हो गया बेटा, चुप रहो। 25 ग्राम। अगला हेडिंग डालिए, कोलबे। बोलबे, कोलबे, बोलबे, कोलबे, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलेंगे? KES। KES का मतलब होगा कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रीवियस एनसीईआरटी क्लास 12 383, क्लास 11 379 पेज नंबर। न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 253 एंड क्लास 11 301 पेज नंबर। आप जाएंगे तो वहां पे आपको कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस 11th और 12th दोनों में नाम दिया हुआ है। जब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से बोलो क्या? जब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एनोड पर, वो एल्केन एंड CO2 मिलता है, और कैथोड पर H2+ NaOH मिलता है। पहला क्वेश्चन ही बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया कि एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। वो मैं याद करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कराया जाए बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें एनोड और कैथोड वर्ड आते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपने पढ़ा होगा। एनोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर वो होता है, क्या होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पर रिडक्शन होता है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है, कहानी आप खुद लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे एनोड क्या हुआ बेटा? एनोड है आपका पॉजिटिव की निगेटिव?
इस केस में बताओ बेटा क्या हाँ है इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है तो यहां क्या होगा RCOO माइनस। यहां कौन आ जाएगा बेटा निगेटिव। मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाकर आपको नहीं दिखा रहा हूं, बस केवल सिंबॉलिक डायग्राम है, इससे समझो। एनोड है पॉजिटिव, वहां पर क्या आएगा निगेटिव। अच्छा निगेटिव है, अगर मैं कहूं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का जाना। अच्छा ये अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो स्पीसीज क्या बनेगी बताओ, फ्री रेडिकल। क्या बनेगी, फ्री रेडिकल। याद करो बेटा कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन देने पे फ्री रेडिकल बनता था, और फ्री रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन और देने पर एनायन बनता था, तो एनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। समझ में आया बेटा। तो यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल बना है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि कहीं पर जे वाला फ्री रेडिकल बन जाए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे बेटा बताओ, क्या यहां से CO2 रिलीज कर दोगे बेटा और बन जाएगा R रेडिकल, और कौन सी गैस रिलीज हो गई, CO2 गैस रिलीज हो गई। क्या पहला प्रोडक्ट एट एनोड हमें मिल गया है कि नहीं मिल गया है। और जैसे ही रेडिकल बनता है, आप एक चीज और जानते हो, रेडिकल दो तरह के रिएक्शन शो कर सकता है, एक तो डाइमराइजेशन या कॉम्बिनेशन, दूसरा डिसप्रोपोर्शनेशन। फर्स्ट चॉइस क्या है इसकी, डाइमराइजेशन। जैसे ही R रेडिकल बना, ये दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये डाइमराइजेशन रिएक्शन होगा, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। और किसका फॉर्मेशन हो गया, RR टाइप के एल्केन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा। क्या दूसरा प्रोडक्ट भी हमको मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा। यानी आप देख सकते हो कि हमें एनोड पर एल्केन मिल गया और एनोड पर ही क्या मिल गया बेटा, हमें CO2 मिल गया। नाउ अब हम बात करते हैं कैथोड। कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन देना कि इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। अब ध्यान सुनना, यहां से हम लिखते हैं दैट इज, ये हमारे साथ है पानी, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ये हमारे सामने है पानी, एक्वस पानी, इस पर चार्ज कौन सा होगा बेटा, प्लस। अच्छा प्लस, अरे बोलो H2O में H प्लस कौन सा आएगा, प्लस। H2O में H पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है कहां पर, एनोड पर, इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें, रिडक्शन प्रोसेस में। अब आप खुद बताओ, अगर ये इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बता सकते हो बेटा क्या होगा, यहां पे प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनाओगे बेटा, रेडिकल। क्या बनेगा बेटा, रेडिकल। प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, रेडिकल। ऐसी कहानी हम जीओसी में पहले लिख चुके थे। तो ये बन गया H रेडिकल, और दूसरा क्या है बेटा, अब यहां से ये निकल गया, यहां से निकल गया ये, तो बेटा क्या बन गया, ये OH माइनस बोलोगे कि नहीं आएगा बेटा बोलो, अरे कह दो ना, वो H प्लस हो गया और ये OH माइनस। ध्यान सुना, यहां से क्या हुआ H प्लस, यहां से क्या बन जाएगा प्लस OH माइनस। अब ये जो आपके सामने H रेडिकल बना है, H रेडिकल बना है, ये H रेडिकल मिलकर क्या हो गया बेटा बोलो, डाइमराइज, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, H2। क्या H2 बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा। अब उसके बाद क्या होगा आप खुद बताओ, यहां से ले लेगा बेटा, अगर ये Na प्लस है, क्या बेटा ये Na प्लस, अगर मैंने इसको लिया है Na प्लस के रूप में, तो Na प्लस N प्लस OH माइनस, ये मिलकर क्या बना लेंगे बेटा बोलो, NaOH। तो क्या आपको H2 और NaOH नजर आ रहा है। तो एनोड पर क्या रिलीज हुआ बेटा, एनोड पर क्या रिलीज हुआ, एनोड पर आपका एल्केन एंड CO2, कैथोड पर H2 और Na। अच्छा बताओ क्या यहां डबलिंग हो रही है क्या बेटा, डबलिंग हो रही है, यानी कम से कम यहां कितने कार्बन होने चाहिए, यानी एक कार्बन का एल्केन बना सकते हो क्या, वो कौन सा है, मीथेन। क्या मीथेन इस मेथड से बना सकते हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है क्या, एल्केन, या फिर बोल सकते हैं प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन है, लेकिन हम यहाँ केवल एल्केन पढ़ने वाले नहीं है, हम यहाँ एल्कीन भी पढ़ेंगे, हम यहाँ एल्काइन भी पढ़ेंगे, हम एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे, तो वो सब क्या होंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन। और एल्केन की बात करेगा तो हम लोग एल्केन की बात कर देंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, क्या बोला,
जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा क्या रिलीज होता जा रहा है बेटा? OH माइन। सोल्यूशन कैसा होता जा रहा है? एल्कलाइन। सोल्यूशन कैसा हो रहा है? एल्कलाइन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा OH माइनस बनता जाएगा, OH माइनस बनते से जैसे जैसे टाइम पास होंगे वैसे मीडियम कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। क्या हो जाएगा बेटा? एल्कलाइन। अरे कह दो ना, कोई डाउट की? तो चलो इसको लिखो और कुछ पॉइंट्स लिखो। नोट लिखो। हो गया बेटा? अब याद ऐसे कर सकते हो, याद ऐसे कर सकते हो, खाली ऐसे की पॉइंट है, याद तुम्हें करना है। हमने ऐसे याद कर रखा, तुम्हें याद जैसे करना है वैसे याद कर लो। ठीक है ना? बता दें क्या? ठीक है ना? मेरा नाम क्या है? एसिड। मुझे शॉर्ट फॉर्म में एसी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पहले एसी बोलते थे जब मैं मुंबई में था। जब मैं मुंबई में था ना, बॉलीवुड में। तुम्हें नहीं पता क्या? अरे जाके देखना इंस्टाग्राम पे, मेरी तो फोटो लगी है बिग बी के साथ। ठीक है ना? हाँ, बिग बी के साथ हम लोगों ने एक ही पोज में फोटो खिंचाया, जाके देखना इंस्टाग्राम पे। ठीक है? फोटो देखना तब पता चलेगा ना। तो अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। वहां मुझे एसी के नाम से जानते थे और ये मैं कहानी सुनाता था, हमेशा सुनाता था, लेकिन अब सुनाना पिछले साल से बंद कर दिया, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर डिलीट हो गया है, तो ये कहानी उसी से रिलेटेड थी। पूरा एक स्टोरी में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मैंने पूरा एक स्टोरी में 50 मिनट की स्टोरी बना रखी थी। उस 50 मिनट की स्टोरी में पूरी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का एक एक ड्रग इस कहानी में नाम से सम्मिलित था, जो बच्चों को याद हो जाता था। लेकिन वो सौभाग्य तुम्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन, नहीं, बहुत मजा आ जाता है, बच्चे झूम जाते हैं क्लास में। लेकिन नहीं, अब वो नहीं। अब वो जब तक एनसीईआरटी ऐड नहीं करेगा वो कहानी वापस से नहीं आएगी। तो उससे मुझे एसी बोलते थे। क्या बोलते थे? एसी। तो एसी कैसे लिखोगे बेटा? ध्यान सुनो, एसी ऐसे लिखोगे, ए और सी लिख दिया ना। एनोड का मतलब ए का मतलब होता है एनोड, और सी का मतलब है कार्बन वाला। सी का मतलब हो गया कार्बन वाला। क्या कार्बन वाला मतलब? प्रोडक्ट। बताओ, क्या ये कार्बन वाला है? क्या ये भी कार्बन वाला है? बस एनोड पर कार्बन वाला, दैट इज एल्केन एंड CO2। एल्केन और CO2। तो जो गया वो कहां जाएगा? कैथोड पर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है ना? याद ही करवाना है, चाहे जैसे याद करवाया जाए। चलो लिखो, नोट लिखो। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। पहला। Number two, sodium or potassium salt of carboxylic acid. Sodium or potassium salt of carboxylic acid. Sodium or potassium salt of carboxylic acid on Kolbe electrolysis. On Kolbe electrolysis form hydrocarbon oblique alkane। इसका क्या मतलब है? मतलब हाइड्रोकार्बन में सब सम्मिलित हो गया, लेकिन एल्केन अगर बात करें तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो कभी पूछ लेता क्या एल्केन बनाया जा सकता है? हाँ। बाकी और सारी चीजें तो फ्री रेडिकल जहां जहां आएगा हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट, pH of the solution increases with time. 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 That is medium become alkaline. pH of the solution increases with time. That is medium become
एल्कलाइन, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां बोल सकते हैं Na क्या होगा, Na प्लस OH, Na प्लस NOH माइनस मिलकर क्या बना लेगा बेटा, बोलो NaOH। एंड pH क्या हो रहा है बेटा, बोलो इंक्रीज हो रहा है, यस। क्या हुआ, क्या हो रहा है बच्चा? ना मैं आगे बढ़ रहा था, अचानक कोई कमेंट देख के मैं रुक गया। तुम्हें क्या कोई स्टेप लग रहा था? हाँ, तुमने आदि नहीं दिला इसका। चुप रहो, आगे बढ़े। चलिए, मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर। अच्छा ध्यान सुनना, यहां पे कर क्या रहे बच्चा, इधर देखिए, यहां कर क्या रहे हैं, ये क्या है हमारा, सॉल्ट है। सोडियम और पोटेशियम का क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें किस फॉर्म में देगा, मान लो सॉल्ट के फॉर्म में दिया है, हमने पूरी मैकेनिज्म देख ली है। तो हमें सॉल्ट देखेगा तो हमें सोचना क्या है, आर रेडिकल। कैसे सोचना है, CO2 हटा दे, CO2 उड़ रहा है कि नहीं, CO2 उड़ा ले, रेडिकल बना ले। डायरेक्ट यहां सोचेंगे, बीच का स्टेप तो हम सोच लिए ना, डायरेक्ट यहां से पहुंचो। CO2 उड़ा ले, रेडिकल बना ले, रेडिकल के साथ जो करना है वो कर ले। डायमराइजेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसी रिक्वायरमेंट है, बोलो ना। चलिए साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो रेडिकल केमिस्ट्री बोल चुका हूं मैं। क्या ख्याल है आप पे का, क्या करें भैया, CO2 उड़ा ले, यहां से क्या बन गया, क्या एक और रेडिकल सोचोगे, प्रोडक्ट बताओ क्या बन गया, आर आर, बन गया ना प्रोडक्ट। बाकी ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा क्या क्या रिलीज हुआ, CO2, H2, NaOH, ये पता होना चाहिए कहां रिलीज हुआ, एनोड पर, कैथोड पर। समझ में आया कि नहीं आया, एनोड पर क्या क्या, एल्केन और CO2, AC क्या रे, AC। देखो AC के साथ रहने से कितना फायदा हो रहा है तुम्हारा, इसे बोलते हैं एसिड इफेक्ट। अरे बोलो, इसे बोलते हैं एसिड इफेक्ट। चलो ध्यान सुनना, हाँ एसिड इफेक्ट। और दूसरा क्या बेटा, ध्यान सुनना, H2 और NaOH कहां पे होगा, कैथोड पर। आइए अगला, सोडियम, आहा, क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन वैसे नहीं देगा। देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में चाहे ओजोनोलाइसिस हो जाए, चाहे वुड्स रिएक्शन हो जाए, चाहे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, इन सब रिएक्शन में वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और कहेगा सोडियम एसिटेट की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो भैया अगर हमको सोडियम एसिटेट ना ही पता, तो हम एसिटिक एसिड तो पता है ना, उसी का सॉल्ट है ना, तो क्या बन जाएगा बता, CH3COONA। तो क्या है, CO2 उड़ा ले, रेडिकल बना ले, रेडिकल बनाकर डबलिंग कर दे, क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया रे, इथेन। आया कि आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ गया। अगला क्वेश्चन, जवाब दो अगले का डायरेक्ट, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जवाब तो क्या आंसर है डायरेक्ट, हैं, पढ़े लिखे इंसान हो, हाँ। ध्यान सुना, क्या लिखोगे, CH3CH2 रेडिकल। तो ठीक है, क्या बन जाएगा, डबलिंग कर दे, क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अरे ठीक है चलेगा, वही बात है, हम कॉमन नेम पूछ रहे हैं। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्योंकि क्या करनी नहीं इसकी, डबलिंग कर दो। अब 2 बार लिखना जरूरी है क्या डबलिंग करने के लिए? अगले क्वेश्चन का जवाब दो। लो, हमको पता ही नहीं सक्सीनेट क्या होता, हम कैसे जवाब दें, पता है क्या? ऐसे सोचो, सक्सीनेट आया होगा सक्सीनिक एसिड से, आया होगा ओम्स गैप से, सक्सीनिक एसिड आया होगा ओम्स गैप से। तो क्या है ये, CH2 CH2 COONA COONA, उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा दिया, उड़ा दिया, क्या बना दिया बेटा इससे बेटा, CH2 CH2। क्या यहां और यहां रेडिकल बनेगा? और इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक कीजिए, फास्ट रिएक्शन। याद करो पिछले क्लास में बताया था, इंट्रामॉलिक्यूलर इज फास्ट। तब तक इंट्रामॉलिक्यूलर फास्ट रहेगा जब तक मॉलिक्यूल को कोई नुकसान ना हो।
समझ में आया? तो यानी कुल मिलाकर ये जो आपकी स्पीसीज बनी है, इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या इथीन का फॉर्मेशन हो गया? लो, एल्कीन चैप्टर में घुस गए हम लोग। अब एल्कीन के सारे रिएक्शन पढ़ सकते हैं यहां से। एल्कीन के सारे रिएक्शन यहां से जो भी है पॉसिबल हम पढ़ सकते हैं। आसान की बहुत आसान, बहुत आसान। आगे बढ़े, चलिए। 2 कौड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो। सोडियम मैलिएट, सोडियम, कंजूस नहीं हो बेटा, पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं था, इस क्लास में ऐड करके लेके आया, ठीक है ना? कंजूस आदमी नहीं हो। सोडियम मैलिएट, ये क्या होता है यार? सोडियम मैलिएट क्या होता है यार? क्या होता है बेटा? मेल फीमेल एसिड वाला। सुनो, MALE दिख गया ना, ऐसे पहचानो, MALE, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो तक क्या लिखोगे सोडियम मैलिएट में? CH डबल बॉन्ड CH एंड COONA, COONA। अरे बोलो ना। और मैलिक एसिड क्या होता है? सिस, सिस वाला, समझ में? ये सिस वाला हो गया ना, तो यहां से हटाया, यहां से हटाया, क्या बन गया बेटा बताओ? क्या CH डबल बॉन्ड CH, यहां रेडिकल सोचो, यहां रेडिकल सोचो, अरे बोलो ना। इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक इज वेरी फास्ट, दोनों को मिला दो, कैसिटिलीन, एसिटिलीन। क्या बन गया बेटा? एसिटिलीन। इसे बोला एसिटिलीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को यहां से भी ले सकते थे, पूछो कहां से? मैं ले सकता था सोडियम फ्यूमरेट। अरे सोडियम फ्यूमरेट में क्या होगा? ये दोनों अपोजिट होंगे, होने दो अपोजिट हो चाहे सेम साइड, जब निकलना है तो बचेगा तो रेडिकल ही ना। ध्यान रखना, सोडियम फ्यूमरेट से भी हम क्वेश्चन यहां से, मैंने खाली लिख दिया की पॉइंट, सोडियम फ्यूमरेट भी ले लेंगे तो भी आप डायरेक्ट क्या लोगे? यही बनाओगे ना बेटा। समझ में आया? चलो, अब जब कहानी लिखी दे तो कहानी लिखी दिया जाए। आओ मेरी बात सुनो, मैंने ले लिया HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। कौन सा रिएक्शन है? खुश रहो रिएक्शन। अरे ना, कुछरोप्स रिएक्शन, मरकरी Hg+2। अरे बोलो ना, मरकरी मैडम आता है वो खुश हो जाता है, अरे बोलो ना, रिएक्शन का नाम खुश रहो हो जाता है। एसिटिलीन से क्या बनाओगे? एसिटल्डिहाइड। अब बहुत समय हो गया, अब टेस्ट भी हो गया है, अब तो सीधे आंसर आने, इससे क्या बोल दिया? एसिटल्डिहाइड। जैसे मैंने एसिटल्डिहाइड लिखा, लोकेश कह रहा है सर, उनका बोलो, कह रहा है NaCN फेंक के मार दीजिए सर। मैंने कहा क्या करोगे? तो साइनोहाइड्रिन, CO हटा ले, OHCN लगा ले, और बना दिया उसने क्या? ध्यान सुना, दैट इज CH3 COH, यहां क्या है? CN, और क्या है? H। क्या कार्यल सेंट्री बन गया कि नहीं बन गया? अब तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, धीरे धीरे कन्वर्जन वाला पार्ट इंक्रीज होगा। और इसे आगे कहानी तो हम लिख ही चुके हैं, इसकी तो आगे कहानी लिखी चुके हैं, सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है साइनोहाइड्रिन। बेहतरीन, कौन सा तरीन? आहा, ये भी हमको आता है, कितना आसान है सब। क्या डायरेक्ट आंसर देखो क्या बनेगा? बेंजीन। ऐसे मैंने वुड्स रिएक्शन में बताया था आपको, याद करो। क्या तुम्हें याद है पुराना वाला क्वेश्चन? ऐसे बनाया था, याद करो। यहां से ये हटाओगे, यहां से हटाओ, रेडिकल बनाया, और रेजोनेंस करके कहानी किसकी लिख देगा बेटा? बेंजीन। जैसे मैंने ये लिखा, आनंद कहता है सर रुक जाइए, हमने कहा कहां जा? कह रहा सर O3 जिंक पानी फेंक के मारिए, मजा आएगा। मना क्या हो जाएगा? कह रहा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। अभी जब आगे पढ़ लोगे ना, तो यहीं से हम इसको कैनिजारो से ऐड कर देंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, रिएक्शन का नाम करनी जा रहा हूं। तो ये ग्लाइऑक्सल बन गया। जब आप कैनिजारो पढ़ लोगे तब इस रिएक्शन को हम और आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है ना? देख लो, सब जो कलर चेंज किया है, कन्वर्जन ऐड कर दिया मैंने। अब ऐसे ऐसे कन्वर्जन ऐड होता रहेगा और आप रिवीजन करते रहिए। कितने क्वेश्चन हो गए? देखो कितने कंजूस हैं, कितने कंजूस हैं सब। 5 का वो 6 हो गया, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, वो तो मेरा आर्ट है कि मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया।
ठीक है ना, 5 6 और ये कितना हो गया 7, चुन चुन कर आए सब। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर दें। अच्छा बहुत हो गया, रहने दो अब, अरे रहने दो, मतलब ठीक है चलो, क्या करें सपोर्ट है तभी चल रहा है यार सिस्टम। चलो एग्जाम्पल नंबर 8, सोडियम फॉर्मेट का कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सोडियम फॉर्मेट क्या बेटा था, इसे क्या बोलते हैं, HCOONA। इससे आपको सब बताना है, कौन कैथोड पर है, कौन एनोड पर है, सब बताना है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है। बताओ क्या क्या बचेगा, क्या बनेगा, एनोड पर H2 गैस कहां होगा, एनोड पर या कैथोड पर, क्या, यही मजेदार क्वेश्चन है, यही मजेदार क्वेश्चन है, और यही मजेदार क्वेश्चन है। इधर सुनो बेटा, हमें इतना पता यहां RCOONA जो होता था, तो वहां से क्या बताते थे, R रेडिकल ना, तो यहां से क्या बनाओगे, H रेडिकल। मजेदार क्वेश्चन हो गया, यहां से R रेडिकल कहां जाता था, एनोड पे, तो ये भी तो एनोड पे ही जाएगा ना, क्योंकि ये HCOO माइनस कहां जा रहा है, एनोड पर। तो ये R की जगह आज H रेडिकल है, तो यहां से क्या बनेगा H2। लेकिन ये वाला H2 कहां जाएगा बताओ, H2 और प्लस क्या हो गया CO2। लेकिन ये कहां पे है, एनोड पर, ये एनोड पर प्लस 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 प्लस। पानी वाला सिस्टम कहां जाता था, कैथोड पर, HOH का होता था ना बेटा, बोलो पानी वाला सिस्टम। तो उस HOH से क्या आएगा, उस HOH से क्या आएगा, H2 और प्लस क्या हो गया बेटा बोलो, NaOH। और ये सिस्टम कहां आया, कैथोड। अब दोनों H2 को देख लो भैया, ये कहां से आया है, पानी से आया है, और ये कहां से आया है, समझ में आ रहा है, ये कहां से आया है बेटा, HCOONA। समझ में, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं बेटा, यस यस यस, क्या समझ में आया बेटा। तो अगर आइसोटोपिक होगा तो हम उस तरह से खेल लेंगे। क्या एनोड और कैथोड दोनों पर H2 आ सकता है, हाँ, क्या लेने पर, ऐसा कौन सा चार ऑप्शन दे देगा, ऐसा बताओ कंपाउंड जिसमें एनोड और कैथोड दोनों पर H2 रिलीज हो, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। 8 क्वेश्चन करा दिया, हाँ और कराओ, बस यही करते रहे आज हैं, हाँ। जो बच गया वो टेस्ट पेपर के लिए, कुछ तो टेस्ट पेपर के लिए भी रख लेते हैं ना। तुम जगह छोड़ दो, टेस्ट पेपर में आएगा तो भर लेना। आ जाओ वापस आ जाओ बेटा, 8 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन खत्म होता है मुश्किल से। हम तो कन्वर्जन भी ऐड कर दिए साथ में। अब बहुत ध्यान समझना, अब खाली कहानी सुनना है तुमको, कहानी सुनना है खाली, ये सब चीज अब हम पढ़ रहे हैं। वैसे इसको हम बाद में भी पढ़ा सकते थे, इधर सुनो मेरी बात, यहां खत्म होके हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देते, और लास्ट में हम चैप्टर वाइज हेडिंग डाल के, चैप्टर वाइज हेडिंग डाल के इसको वहां पे पढ़ा सकते थे। लेकिन हमने वहां से भी चीजें कम करके यही खत्म कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि इन तथ्यों का इस्तेमाल हम आगे कन्वर्जन में कर सकें। कहां कर सकें, कन्वर्जन। बीच में फिर हम कन्वर्जन में अगर इसको ऐड करते जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ेगी, इसीलिए हमने चीजों को पहले ही लेके आ गए हैं। समझ में आया? तो सुनो, सबसे पहले सम अदर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एल्केन। चैप्टर वाइज स्टार्ट हो गया चैप्टर, अब चैप्टर वाइज हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो रहा है लगभग लगभग। ये एल्केन, और एल्केन में सबसे पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बाय मेंटेनिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे आइसोमर मतलब क्या है, बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा तो आइसोमर कैसे होगा। तो आइसोमराइजेशन क्या है कि जब एल्केन की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन है या एल्केन है, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के साथ कराया जाता है, हाई टेम्परेचर पर हीट दिया जाता है, एनहाइड्रस AlCl3। पता नहीं क्या लिखा है, ध्यान सुना। तो एनहाइड्रस AlCl3 HCl ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन।
इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, बस दिमाग लगाना, आइसोमराइजेशन करा दो। तो नॉर्मल हेक्सेन का आइसोमर 2 मिथाइल पेंटेन होगा कि नहीं होगा बेटा? देखो ना, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6, तो क्या बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन। अनब्रांच्ड एल्केन से ब्रांच्ड एल्केन बनता है। क्या बोला? अनब्रांच्ड एल्केन से ब्रांच एल्केन बनता है, लेस ब्रांच एल्केन से मोर ब्रांच एल्केन बनता है। तो देखो ये क्या है हमारे सामने, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन, अरे बोलो ना। और नॉर्मल ब्यूटेन से आपने क्या बना लिया बेटा? आइसोब्यूटेन, अरे बोलो ना। नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बन गया बेटा? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। सिमिलरली यहां देखो 1 2 3 4 5, हमने क्या 2 मिथाइल पेंटेन ले लिया, यही ले लिया, 2 मिथाइल पेंटेन ही ले लिया, फिर रिएक्शन करा दिया उस पर, तो लेस ब्रांच से क्या जाएगा? देखो पहले अन ब्रांच से क्या बन गया? ब्रांच, फिर ब्रांच ले लिया तो क्या बन गया? मोर ब्रांच। समझ में आया बेटा? क्या 2 3 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? तो ये ब्रांचिंग का सिस्टम है, अनब्रांच से ब्रांच, लेस ब्रांच से मोर ब्रांच एल्केन बनाने का मेथड है, केवल इसको याद रखना है, कोई इसकी मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ये पहले चीजें मैं पढ़ाता था, अब नहीं बताता हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी से हट चुका है। इनका प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आपको स्टार्टिंग मैंने क्लू पॉइंट दिया था ऑक्टेन नंबर, कि जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसकी फ्यूल की रेटिंग ज्यादा होती है, और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 था एंड नॉर्मल हेप्टेन का 0 था, ये बताया था मैंने। तो जब हम ब्रांचिंग करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन की ब्रांचिंग करते हैं, यही होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन ही जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अलग अलग उत्पादों के रूप में, अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो जब ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कम होता है। यहां सरफेस एरिया ज्यादा, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम होने से वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से ये गैसियस फॉर्म में बहुत आसानी से पाए जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो इससे फ्यूल की रेटिंग बढ़ती है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा इनका मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ में आया? तो ये ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में यूज होते हैं, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं। तो पहला हो गया आइसोमराइजेशन। देखिए मैं साथ में ये लिखना नहीं है आपको, ये कल पढ़ने के लिए लेके आया हूं, ताकि एनसीईआरटी से अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम आपको एनसीईआरटी इस तरह से दिखा सकते हैं। Isomerization, normal alkane on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas isomerized to branch chain alkane. Major product are given below. ये major product दे दिया उसने. Some minor products also possible which you can think over. ठीक है ना? And minor products are generally not reported in organic reaction. Minor product के बारे में हमको जानकारी रखनी भी नहीं है, बस खाली तुम्हें याद रखना है क्या करना है बेटा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। और उसने एक ही एग्जाम्पल दिया है, कौन सा? नॉर्मल हेक्सेन, इसलिए मैंने इसका कलर क्या कर दिया है? चेंज बाकी से, ताकि ये कहां से दे रखा है? एनसीईआरटी से, ये एग्जांपल एनसीईआरटी से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो याद रखना बस, क्या रिएजेंट नहीं याद रहेगा नहीं कर पाओगे। एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ हीट करने पर एल्केन का क्या हो जाता है? आइसोमराइजेशन। नाउ एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, मुझे एक चीज याद आ रहा है। अच्छा अरे छोड़ो यार, कहानी बात सुनाएंगे। अरे यार मैं कहां से बोल देता हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन सुन लेना ध्यान से। तो हाँ, आईआईटी बीएचयू में था, तो बीटेक करके मैं कोटा आ गया था। फिर यहाँ एक इंस्टीट्यूट में 1.5 महीने काम किया, उसके बाद मेरा जो है एमटेक में हो गया, और हमारे डिपार्टमेंट में मेरी ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक थी। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान सुनना। तो फिर मैंने बहुत करते हुए फिर मैंने वहां एडमिशन ले लिया, कहाँ? एमटेक में। कभी कभी क्या होता है, कहीं कुछ लिखा होता है तो आदमी चला ही जाता है। अब मुझे फॉरेन का टूर मिलना था तो मैं फिर गया, तो एमटेक मैंने ज्वाइन किया। यस, उसके बाद फिर मुझे एक अपना साइंटिफिक पेपर रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए आईआईटी बीएचयू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दुबई गया। वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ओमिक्स इंटरनेशनल के नाम से, ओमिक्स इंटरनेशनल के नाम से, वहां दुबई में क्राउन प्लाजा है, किसी नाम सुना है? चलो अच्छी बात, बस बहुत हो गया। ठीक है, क्राउन अगर यस सर, ठीक है, हो सकता है भाई, आजकल तो आप लोग हमसे ज्यादा चीजें जानते हैं। तो वहां क्राउन प्लाजा में हुआ था, नाम इसलिए रहा हूं ताकि कोई ना समझे कि झूठा है। ठीक है और ओमिक्स इंटरनेशनल इसलिए बोल दिया,
फोटो तो नहीं बना रही बेटा, ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक है ना? तो बेटा ये सब गूगल पे दे रखा है बेटा। या तो जब मैं दुबई पहुंचा तो इंडिया और दुबई में डिफरेंस नजर आया। हाँ, अब सुनो मेरी बात सुनो। दुबई में गया तो मतलब चीजें कुछ ज्यादा एडवांस है वहां। सुनो सुनो, ज्यादा एडवांस है, सुनो ज्यादा एडवांस है। तो वहां जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहां पे चीजें देखा ना कि जैसे एयरपोर्ट है उसी से अटैच्ड है मेट्रो, अटैच्ड है मेट्रो। आप मेट्रो पे जाइए, सफर करिए, फिर जब मेट्रो से आप उतरेंगे ना तो एस्केलेटर लगी हुई है, इंक्लाइंड वाली भी और पैरेलल टू अर्थ, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली भी। जैसे अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो अपन कुछ करना नहीं, अपन जाके एस्केलेटर पे खड़े हो गए, लंबा लंबा समझ जा रहा है, बस लोग खड़े हैं एक दूसरे को देख रहे हैं खड़े होके एंड जाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एस्केलेटर पे। और जब एस्केलेटर एंड होती है ना तो किसी ना किसी मॉल से अटैच्ड है वो। अब मॉल के अंदर चले गए, वहां भी एस्केलेटर है, मतलब जहां देखो। और इतना मतलब ठीक है वहां के लोग है ना, मतलब ठीक है वहां के लोग मेहनती भी बहुत हैं और जो भी चीजें हैं मेहनती हम लोग भी बहुत हैं। तो रिच भी बहुत है, घर में जितने सदस्य उतनी गाड़ियां, मतलब हर फैमिली मेंबर पे आने वाला फैमिली पहले से गाड़ी शायद अटैच हो जाता होगा। तो मतलब हाँ बहुत रिचेस्ट है। तो स्थिति ये होती है कि अपने घर से निकले तो गाड़ी में, गाड़ी से उतरे तो एस्केलेटर पे, फिर ऑफिस के अंदर लिफ्ट में, मतलब शरीर की एक्सरसाइज। लेकिन है करोड़पति, खूब पैसा है यार, खूब पैसा है। अरे सुनो, मैंने क्या बोला यार, बात तो सुनो। है खूब करोड़पति, मतलब ऐसे है ना कि वर्कआउट थोड़ा कम है और खाना पीने में रिच है, इसलिए सब हेल्दी हैं, सब हेल्दी हैं। मतलब वो अपन बोल सकते ना मोटे, क्या है मोटे, ठीक है ना, गोल गोल हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, गोल गोल। तो वो ऑल करोड़पति, क्या बोला, वो करोड़पति मोटे, वो ऑल करोड़पति मोटे खा खा कर क्या हो गए, गोल हो गए। गोल हो गए मतलब क्या हो गए हैं, एरोमेटिक हो गए हैं। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, गोल। रिएक्शन कौन सा है, एरोमेटाइजेशन। मेरे मजाक में भी केमिस्ट्री है, वापस आओ। मैंने इसलिए मजाक किया ताकि चीजें तुम्हारे ग्रे मैटर में जाए। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला वो करोड़पति, वो करोड़पति मोटे के ऑक्साइड, वो करोड़पति मोटे के ऑक्साइड सभी, ऑल ऑल। तो वो का मतलब क्या हो गया, V2O5, वो करोड़पति मोटे। तो यानी हो गया वेनेडियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। बेटा इसलिए बता रहा हूं, तुम इसको मजाक समझ रहे होगे, इनमें से कोई एक उठाकर एग्जाम में आ जाएगा और तुम पहचान नहीं पाओगे, उस समय नहीं पहचान पाओगे। ये एग्जाम में आ चुका है, केवल MO2O3 भी आ चुका है। तो याद रखना, वो करोड़पति मोटे के ऑक्साइड सभी सपोर्टेड ऊपर एल्युमिना, ऑन एल्यूमिना, ऑन एल्यूमिना। तो अब याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा बेटा, कैसे याद करोगे, वो करोड़पति मोटे के ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। कहानी सत्य है, कहानी झूठी नहीं बनाई है इस बार मैंने, कहानी का मेरे जीवन से लेना देना है, ठीक है ना। अब वो मोटे हो गए, ये कहानी मैंने बनाई है, उसके पीछे लेना देना है कि नहीं, आई डोंट नो, बच्चों को याद करने के लिए। हाँ वो दुबई गया था, वो अलग बात है, ठीक है ना। हाँ भाई क्या बात है, फोटो फेसबुक पे बहुत सारे फोटो पड़े मेरे उस पर, ठीक है ना। आ जाओ वापस आ जाओ, अबू धाबी भी गया था, इधर आ जाओ। वहां पे वो कौन सा है, चलो अच्छा तुम बात नहीं। वो करोड़पति, जब कहानी क्लास में सुनाई जाती है तो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं सुनाई जाती है, आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए कराई सिखाई जाती है, ठीक है ना। इससे हमारा समय किल होता है। मेरे लिए बड़ा आसान होता केवल आपको ये बता देना कि बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड सपोर्ट में एल्यूमिना क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, और मैं आगे बढ़ जाता। अब तक 3-4 रिएक्शन और आगे हो जाते। इसलिए जब हम उसमें समय लगा रहे तो मेरे समय को और किल करने का प्रयास मत करो, समझ में आया बेटा। हम सब्जेक्ट से बाहर कभी नहीं जाते हैं, बट सब्जेक्ट को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए कहीं ना कहीं कहानी बनानी पड़ती है ताकि आपके दिमाग में सीधे वो फंस जाए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, अभी ऐसे बहुत सारी कहानियां आएंगी
तो ऐसा ना हो कि मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, अनुशासन में रह के इन सब चीज को सीखना, नहीं तो आप भी एक कहानी बन सकते हो। सिंपल सी बात है। फिर तुम जाके सुनाना मेरे साथ ऐसा हुआ था, मास्टर ने सुलटा दिया, एक कहानी मेरी भी। फिर फ्यूचर में सुनाना जाके, क्लास में बैठा था, मैंने हंस दिया था, मास्टर ने सुलटा दिया था, ये कहानी है। ठीक है ना, सपने में भी आज मास्टर आके सुलटाता रहता है, इधर आ जाओ। तो याद रखना, वो करोड़पति मोटे, वेनेडियम V2O5, क्रोमियम Cr2O3, MO2O3 सपोर्टेड ऊपर एल्मुना। तो जब 6 कार्बन का एल्केन या 6 से ज्यादा कार्बन के एल्केन लेते हैं तो उनका एरोमेटाइजेशन हो जाता है। यानी 6 कार्बन का जो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? बेंजीन का। ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मजाक मत करना बेटा, देख लो हम अवॉइड कर रहे हैं आप लोग को, आपकी ये शरारतें, तो इसका मतलब ये नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्यार से कहेंगे बेटा बाहर बैठिए, सीट लगवाइए आपके लिए, बेहतरीन चाय की व्यवस्था और अलग से करवाऊंगा। शाम वाले बैच में करवाया था मैंने एक बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था। क्लास में कुछ ज्यादा ही वो बहुत देर से, मैं उसको 20 मिनट से अवॉइड कर रहा था, लेकिन वो नहीं संभल रहा था। मैं उसको 4-5 बार क्लास में बोल भी दिया, बेटा प्लीज पढ़ा लेने दो ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। मैंने कुछ नहीं किया, बेटा प्लीज। बाहर गया, मैंने कहा भैया एक चाय का ऑर्डर करो। मैंने कहा बेटा चाय आपका इंतजार कर रहा है बाहर बेंच पर। प्यार से गया, और फिर जब आया ना, आज तक एकदम डिसिप्लिन है क्लास में। ठीक है ना? फिर आप क्लास से बाहर जा रहे हो, आप क्लास से बाहर जा रहे हो, आइए ना क्लास में, आओ बेटा। तो दिस इज नॉर्मल हेक्सेन, क्या बन गया बेटा? बेंजीन। अच्छा, अगर कार्बन 6 से ज्यादा है तो बेंजीन डेरिवेटिव बना दो। तो क्या बना दो बेटा? बताओ। बेंजीन का क्या बनाओगे? टॉलुइन। वैसे ये 3rd क्लास से हम 5 मिनट भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं एक्सटेंड कर सकते, तो समय का उपयोग करो, नुकसान आपका होगा बेटा। हमारे लिए क्या है बेटा बताओ? जहां 7 एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल कराए वहां 5 एग्जाम्पल हो जाएगा, हम तो सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। और प्लीज ऐसा मुझे बोलने पर मत विवश करो कि ऑनलाइन आप लोगों की चीजें दूसरों के सामने जाए कि MP1 क्लास को मैं इस तरह से बोल रहा हूं। ठीक है ना? क्लास का नाम भी ले लिया आप, तो अगली बार क्लास का नाम लो तो डिसिप्लिन के रूप में बताए कि MP1 क्या बेहतरीन क्लास है। ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा सुनो ध्यान से। तो लिख रहा है नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 or more कार्बन, 6 or more कार्बन एटम ऑन हीटिंग कितना? 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना, एंड प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम लिख दिया, मॉलिब्डेनम लिख दिया, क्रोमियम लिख दिया, सपोर्टेड ऊपर एल्युमिना, डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। कैसे बेटा? अगर हेक्सेन है तो वहां से H2 जब निकलेगा तभी तो अनसैचुरेशन आएगा ना बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन, एंड साइक्लाइज टू बेंजीन इट्स एंड इट्स होमोलॉग। ये क्या हो गया? इसका होमोलॉग हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन, या इसे क्या बोलते हैं? कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग। नाम दोनों पता होना चाहिए, एरोमेटाइजेशन या क्या बोलते हैं? कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिफॉर्म हो रहा है, बोलो ना। चलो दूसरा रिएक्शन देखो, ये भी देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने कहीं भी नहीं, कोई कॉर्नर में छोड़ नहीं रहा हूं। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, ये आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाई जाती है। मीथेन की रिएक्शन जो हम किसके साथ कराने जा रहे हैं? स्टीम, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। जब आपको पढ़ाया जाएगा ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में बताया जाएगा कि कैसे डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, उसका एक प्रिपरेशन है। फॉर्म डाइहाइड्रोजन, दिस मेथड यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, याद रखना ऐसा पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? और क्या बन गया बेटा? CH4 प्लस H2O 1273 केल्विन पर जब निकल के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो CO प्लस 3H2 बनता है, इसे बोलते हैं सिन गैस, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस। वाटर गैस की अगर हम बात करते हैं ना, तो वाटर गैस में CO प्लस H2, दिस इज द वाटर गैस, दिस इज द वाटर गैस। लेकिन 3H2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? सिन गैस। अरे बोलो ना, अगर आया तिन तो बना सिन। क्या बना? अगर आया तीन तो बना सिन, तीन से सिन। अरे बोलो ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई है बेटा? चलो साहब, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगला जो आपके सामने है
ये मैंने भी एकदम ऐड किया है, इसी बार ऐड किया है आप लोग के क्लास में, डायरेक्ट पहला एडिशन आपकी क्लास में रिलीज कर रहा हूं मैं आज। बाकी एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोलता था, क्योंकि पॉलीमर चैप्टर डिलीट हो चुका है, पॉलीमर चैप्टर डिलीट हो चुका है। ये सारी चीजें मैं पहले यहां नहीं पढ़ाता था, इसको डायरेक्ट पॉलीमर चैप्टर में ही पढ़ाता था और पूरा एक्सप्लेन वे में। लेकिन चूंकि पॉलीमर चैप्टर डिलीट हो चुका है तो कुछ फ्रेगमेंट्स अभी उसने इतना छोड़ रखा है एनसीईआरटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उतना मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी नहीं जितना डिटेल मैंने पॉलीमर पढ़ाया है। अगर आपको इसका पॉलीमर में डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर पॉलीमर को देख सकते हैं, वहां हम इसको 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है, इस पॉलीथीन के फॉर्मेशन को। एक होता है एलडीपी, एक होता है एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वो वहां पे एक्सप्लेन किया है, क्यों बोलते हैं, क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि उसने इतना यहां नहीं दे रखा है। तो कह क्या रहा है, एल्कीन, आप इसको पढ़ना है, केवल मैं आपके लिए पढ़ने के लिए लेके आया हूं, और अपने हिसाब से चाहो तो कहीं नोट्स बना लेना। ये पूरा एनसीईआरटी का ही फ्रेगमेंट लेके आया हूं। पॉलीमराइजेशन, पहले एल्कीन का, फिर एल्काइन, अलग अलग पेज नंबर पर है। एनसीईआरटी 391, 395 एंड न्यू वाले के साथ 313, 317, एल्कीन एंड एल्काइन रिस्पेक्टिवली। तो यू आर फेमिलियर विथ पॉलीथीन बैग्स, फेमिलियर हो कि नहीं बेटा, जानते हो, एंड पॉलीथीन सीड्स, ये सब आप जानते हो। पॉलीथीन बैग्स क्या होते हैं, पॉलीथीन सीड्स क्या होते हैं। पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथीन molecules at high temperature, high pressure and in the presence of a catalyst. The large molecule thus obtained are called polymer. This reaction is known as polymerization. छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं ना, छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, मोनोमर, यूनिट क्या बोलते हैं, मोनोमर, और जब वो पॉलीमराइज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो वो पॉलीमराइजेस होते हैं, और ये इनकी अपनी मैकेनिज्म है अलग अलग। एलडीपी अलग होता है, एचडीपी अलग होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें बताता है उसमें। फिर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें, ये सब आपको दे रखा था पॉलीमर में, अब नहीं है इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या होता है, ये दोनों मैकेनिज्म से आगे बढ़ते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, दूसरी आयनिक मैकेनिज्म होती है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या होता है, देखो इसे ध्यान सुना बेटा, जैसे ये CH2 है, NCH2 है, इथीन का मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड है कि नहीं बेटा, बोलो, इसको तोड़ दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, वैसे मैकेनिज्म इसकी अलग है, स्पेसिफाइड है। अगर आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, तो इतना पोर्शन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके पॉलीमर सर्च करना, मैं मिल जाऊंगा, पढ़ लेना, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी थोड़ी सी। और ध्यान सुना, अब क्या करें, इसको इससे मिला दो, ये आगे वाले मॉलिक्यूल से, ये आगे वाले मॉलिक्यूल से, ऐसे बहुत सारे होंगे ना बेटा। तो बेटा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो क्या लंबी चेन बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है। तो क्या ये दो दो का डबल, मतलब दो दो यूनिट जुड़ते जा रहे हैं कि नहीं। तो देखो CH2 का क्या हो गया, होल एन, जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड, और होल एन कर दो। दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, पॉलीथीन। सिमिलरली यहां पे देखो बेटा, अगर इसकी बात करें तो इसको क्या ऐसे नहीं बना सकते, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या बना दिया मैंने, CH3, ऐसे ये टूटेगा और ऐसे ये टूटेगा, ये फिर अगले मॉलिक्यूल से इसी तरह से जुड़ जाएगा, तो जुड़ रहा है कि नहीं बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसमें चला गया, सिंगल बॉन्ड, और ऐसे होल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलिन से क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन, या प्रोपीन से क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन, ठीक है ना। वहां सारी चीजें हमने बहुत डिटेल डिस्कस करी है, यहाँ टाइम नहीं बेटा। पॉलीमर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, स्क्वीज बॉटल, वो स्क्वीज बॉटल जो होता है ना, जैसे कि विस्लरी की बॉटल हो गई, ठीक है ना, स्क्वीज बॉटल हो गई, या ग्लूकोज चढ़ाने वाली बॉटल हो गई, समथिंग, रेफ्रिजरेटर डिशेज हो गए, टॉयज हो गए, पाइप्स हो गए, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स एटसेट्रा। पॉलीप्रोपाइलिन, ये हो सकता है कहीं पूछ ले, उसके मन में आ जाए तो भाई कहेगा हम दिए हैं तो हम पूछेंगे। पॉलीप्रोपाइलिन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेट्स, मिल्क क्रेट्स का मतलब जिसमें वो रखी जाती है, जो डिब्बे आते हैं प्लास्टिक वाला, plastic buckets and other molded articles. Though these materials have now become common, excessive use of polythene and polypropylene is a matter of great concern for all of us because it causes pollution. अरे बोलो ना, इसीलिए बाद में वहां पे पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाते हैं, फिर आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पीएचबीबी आ जाएगा, नाइल, समझ में, तो और सारी चीजें आती हैं वहां पे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, समझ में आया इतना। तो ये आप एक लोग पढ़ना। पॉलीमराइजेशन में देखें, एल्काइन में लीनियर पॉलीमर अंडर सुटेबल कंडीशन
लीनियर पॉलीमर ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पॉलीएसिटाइलिन या पॉली इथाइन। अच्छा यहां कितना बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। एक टूट गया तो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। अगर होता ट्रिपल बॉन्ड तो एक टूट जाता तो कितना बनता? डबल बॉन्ड। तो बताओ खुद समझो, ऐसे इथाइन में एसिटाइलिन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। अब कितने बच गए? 2। समझ में आया बेटा? चलो ध्यान सुनना। Which is a high molecular weight polyions containing repeating unit of this। ये देखो किससे बना होगा? ये पहले एसिटिलीन था ना, ये भी क्या था? एसिटिलीन। यहां से एक बॉन्ड टूट के रेडिकल, यहां बॉन्ड टूट के रेडिकल, दोनों आपस में क्या कर गए? कंबाइन कर गए। चलो ध्यान सुनना। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, समझ में आया? जैसे ये रिप्रेजेंट किया है होल एन, वैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके साथ वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर। ये सारी की सारी चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में, इसको एक बार पढ़ना, ठीक है? बस याद कर लेना कि कोई भी किसी का पॉलीमर, इसे बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या नाम होता है? चेन ग्रोथ। उसमें क्या होता है? ऐसे यूनिट मिलती जा रहे हैं और एक चेन बनती जा रही है कि नहीं बेटा? तो चेन में ग्रोथ होती जा रही, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और क्या हो रही है? चेन में ग्रोथ। चेन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, बट हम डिटेल में ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसको एक बार लिख जरूर लेना अपने हिसाब से। आइए अगला ध्यान सुनना। नाउ एल्काइन की बात करते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एबीएनसीईआरटी का 11 का पेज नंबर 396 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एंड न्यू 318 पर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि एल्काइन का जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान समझना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एसिटिलीन और ले लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब। कभी कभी रेड हॉट एफी ट्यूब भी लिखा मिल जाता है। अरे आयरन को ही क्या बोलते हैं? एफी। गजब इंसान है, क्या सोचा अच्छा एफी क्या होता है, ठीक है ना? तो आयरन ट्यूब। तो क्या होगा बेटा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा और बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इधर देखो कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल है। इधर सुनो, एक बॉन्ड को तोड़ो। अभी तक हम बात यहां क्या कर रहे थे? ये लीनियर पॉलीमर था, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, आगे जुड़ा, आगे जुड़ा, आगे जुड़ा। अब क्या होने जा रहा है बेटा? अगर ये ले लेंगे कंडीशन तो क्या बन जाएगा? साइक्लिक पॉलीमर लाइक दिस। इधर देखो बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। अरे बोलो ना, रेडिकल रेडिकल कंबाइन, रेडिकल रेडिकल कंबाइन, रेडिकल रेडिकल कंबाइन। तो क्या यहां सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ट्रिपल बॉन्ड टूटकर किसमें चेंज आ जा रहा है? डबल बॉन्ड। बोलो बना कि नहीं बना? दिस इज कॉल्ड बेंजीन। क्या बन गया बेटा? बेंजीन। अच्छा कितने कार्बन है टोटल इसके पास? 2। मैं 2 कार्बन है इंटू 3 कितने हो गए? तो 6 की क्या बनती? बेंजीन। अगर हमने ले लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन तो सुनो कैसे याद रखेंगे? टोटल कार्बन अब 3 टाइम्स ले तो कितने हो गए? 9 हो गए। बेंजीन में कितने यूज होते हैं? कितने? 6। बच कितने गए? क्या 3 लगे हुए नजर आ रहे हैं? अगर आप इसको देखोगे, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, इधर देखना बेटा। तो ये पहला यूनिट जैसे ये बनाया, बोलो ना, ये दूसरा यूनिट, और ये कैसे हो गया इसका तीसरा यूनिट। ये क्या मान लेना? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। पाई बॉन्ड टूटेगा, बोलो, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, बन गया कि नहीं बन गया बेटा? समझ में आएगा बेटा? बोलो है ना? इस तरीके से फार्मर होता है। क्या बन गया? इस कंपाउंड क्या बोलते हैं? मेसिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड, याद रखना, आगे मैं फ्यूचर में पूछूंगा व्हाट इज मेसिटाइलिन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेसिटाइल ऑक्साइड, जब मैं पढ़ाऊंगा मेसिटाइल ऑक्साइड, तो मैं क्या पूछूंगा आपसे? मेसिटाइलिन। बता पाओगे? बताना ही। कोई और ऑप्शन? देख लेंगे हम। ऑप्शन तो है ही बेटा, सही बात है, ऑप्शन तो है ही, अगले साल भी है ना। ऑप्शन हर जगह है, टेंशन काहे ले रहे हो? ऑप्शन की जब तलाश करता है आदमी तो कंफर्ट जोन में चला जाता है, और कंफर्ट जोन में जाके फिर नए नए नाम से बैच रिलीज होंगे। फिर स्वागत है आपका, प्लीज कम। श्योर यू कैन। अरे बोलो हाँ या ना। चलो अब ध्यान समझना।
अगला जो है आपके सामने, अब खुद से दिमाग लगाओ, दिमाग है ना? हाँ बताओ, यहां अब 3 टाइम्स लेके बोलना, कितने कार्बन थे टोटल? अरे 3 को लेके बोलना तो 2, मैंने कहा 3 को लेके बोलना इसको 3 टाइम्स, कितने थे? तो 6 की बेंजीन बना दी। यहां कितने हैं? 9, तो 6 प्लस 3। यहां कितने हैं? 12, तो 6 प्लस 6। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? हेक्सा मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, हेक्सा मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन ऐसे ऐसे लगेगा। ध्यान सुनना, ये एक यूनिट, दूसरी यूनिट और ये तीसरी यूनिट, ट्रिपल 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 टूटेगी और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? बॉन्ड। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बहुत आसान। क्या है? बहुत आसान। एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको कि अगर हमने एसिटाइलिन की 4 यूनिट ले ली, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन ले लिया, और इसकी ये भी क्या है? एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन कराता है, वो साइक्लाइजेशन कराता है। यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन बनने वाली कंपाउंड इस बार एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे एरोमेटाइजेशन, इस पॉलीमराइजेशन से क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर पॉलीमर ही क्या हो? एरोमेटिक हो। समझ में आएगा? तो यहाँ पे क्या है? 2 into 4 कितना होगा? 8, तो 8 की रिंग बन गई। समझ में आया बेटा? और क्या बोलते हैं इसे? कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तो यहाँ पे अगर NiCN का होल ट्वाइस PH3P दे रखा हो, तो ये भी क्या करा देता है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना? तो अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है? ध्यान सुनना। एनसीईआरटी कह रहा है कि इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब ऑन 873 केल्विन undergoes cyclic polymerization. 3 molecules polymerize to form benzene, which is the starting molecule for the preparation of derivative of benzene. मतलब अब बेंजीन में बन गया ना, तो हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में एंट्री, एलिफेटिक से एरोमेटिक में घुसने का एक मेथड हो गया, एक रास्ता हो गया। ठीक है ना? बहुत यूज होता है ये कन्वर्जन में। Which is the starting molecule for the preparation of derivative of benzene, dyes, drug and large number of other organic compounds. अब इसी बेंजीन से हम ड्रग्स बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनेंगी आगे। दिस इज द बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड एज डिस्कस्ड बिलो। क्लियर हो गया बेटा? तो ये अब कहीं पे भी कहीं पे भी मुझे निकल आ जाएगा एसिटिलीन, कैसिटिलीन, तो हम रेड हॉट आयरन ट्यूब फेंक के मारेंगे तो क्या बना लेना? बेंजीन। और बेंजीन से फिर तो हम कहीं भी जा सकते हैं, रेडिएटिव ओजोन लाइसिस से ग्लाइकोजेल बना लेंगे। बोलो ना, बार बार मैं बोल रहा हूं, आगे बढ़ूं, सुनो ध्यान से। नहीं तो आप अगर एक एग्जांपल लिख लिए ना, ये वाला लिख लिया ना बेटा, बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तो कल समझाने के लिए लेके आया था। ऐसा तो खूब सब आप दिन भर लिखते रहोगे, फिर तो एग्जाम्पल कम करना पड़ेगा। यहीं पर मैं एंट्री कर दे रहा हूं कार्बाइड केमिस्ट्री की, यहीं पर एंट्री कर दे रहा हूं। इसको मैं लास्ट में मिसलेनियस पढ़ाता था, इस साल के नोट्स में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और कार्बाइड केमिस्ट्री पहले ले आए, क्योंकि इसको भी कन्वर्जन में अपन यूज करेंगे। सुनो ध्यान से, एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड, क्या बोला? एल्युमिनियम कार्बाइड, ये आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा। एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो गैस बनती है, दैट गैस इज कॉल्ड एज मीथेन। याद रखना, क्या बनेगा बेटा? ये मीथेन। इसकी आप हो सकता है आपको तरीका भी बताया जाए या डायरेक्ट याद करने के लिए बोला जाए, जैसा भी होगा, बट इसके मेथड्स हैं, कैसे इसको बताते हैं और कैसे ये बनता है। ठीक है ना? चार्ज के थ्रू इसको बताया जाता है कैसे बनता है मीथेन, कैसे बनता है दूसरे हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर चूंकि हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड को हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? CH4। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बाइड कराते हैं तो जो हमको मिलता है दैट इज एसिटिलीन। क्या मिल गया बेटा? एसिटिलीन। अब देखो, हमें एसिटिलीन के रिएक्शन कराने हुए तो रिएक्शन हम कहां से स्टार्ट कर देंगे? कैल्शियम कार्बाइड से। और आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी था A, B और C। क्यों सूरज बेटा? वही था कैल्शियम। हाँ, यस यस, वहां पहले B बनवा लिया था कैल्शियम कार्बाइड, और फिर उसके आगे रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस करके एसिटिलीन। Mg2C3 लेंगे ना, तो इससे जो बनता है प्रोपाइन, मेजर प्रोडक्ट प्रोपाइन बनता है। प्रोपाइन इज ए मेजर प्रोडक्ट। इसमें माइनर भी बनता है जिसे एलीन बोलते हैं, जो इसका आइसोमर होता है, लेकिन हम केवल किसकी बात करेंगे? मेजर की। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने इसको बता दिया तो इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे।
मतलब मीथेन के रिएक्शन पूछना हो या प्रोपाइन के रिएक्शन पूछना हो या फिर एसिटिलीन के रिएक्शन पूछना हो तो हम कार्बाइड से स्टार्ट कर देंगे और रिएक्शन हम यहाँ पे बोलो। समझ में आया बेटा? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड कार्बाइड केमिस्ट्री। ये क्या हो गया? रुक जा रे, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अच्छा, ऑल द बेस्ट हो गया। बस यही कराते रहना, हो गया सिलेबस। खुद तो करना नहीं क्वेश्चन कि हम मॉड्यूल से कर लें एलपी क्वेश्चन समय पे। ठीक है ना? तो चलो यहां पे मैं होमवर्क दे देता हूं। तो होमवर्क ये है कि अब फिर से आप 21 दिन बाद आपका टेस्ट है। कल से हम सोच रहे थे 20 दिन मानो तो और अच्छी बात है, तुम समझदार हो। तो अब आपको एक अच्छे बच्चे को वापस से मॉड्यूल सॉल्व करना है और एलपी सॉल्व करनी है और इसी हफ्ते करनी है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे जीओसी। पहले जीओसी पूरा सॉल्व करो जितने भी क्वेश्चन है, और फिर जिन स्टार पॉइंट को आपने आइसोमर आईपीएससी में कर रखा होगा अंडरलाइन, उन क्वेश्चन को फास्ट फास्ट सॉल्व करना। और जीओसी के बाद फिर क्या करना है? हाइड्रोकार्बन। तब तो हम गिफ्ट में दे देंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया ऑल द बेस्ट उस सीरीज के लिए करने के लिए। ठीक है बेटा? चलो, नाउ हेडिंग डालिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करें? स्टार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न अभी रिसेंट में आ भी चुका है। एंड 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी में रिपोर्टेड है। 11th का 379 ओल्ड एंड न्यू 301, 12th के 383 ओल्ड एंड न्यू 253। हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये दे रखा है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब डिलीट होना, कार्बोक्सिलेशन CO2 का डिलीट होना। समझ में? दिस इज द डिसेंडिंग एंड स्टेप डाउन प्रोसेस। क्यों डिसेंडिंग स्टेप डाउन प्रोसेस बोलेंगे इसमें? क्योंकि इस मेथड से कार्बन की संख्या को कम करेंगे। जैसे हमारे सामने मैकेनिज्म है, हमें देखना इसको। ये हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है, या चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हो? NaOH प्लस CO, जिसे क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। और सबसे पहला क्वेश्चन यहां भी पूछा जा चुका है कि इसका रेशियो क्या होता है? 3:1 पूछा जा चुका है बेटा, 3:1। और रेशियो तुम्हें मिलेगा 12th के एनसीईआरटी में। 11th के एनसीईआरटी में रेशियो नहीं लिखा है, वो 12th के एनसीईआरटी में लिखा है। अरे बोलो ना, कैसे बेटा? 3 कैसे होगा बेटा? 3 वाला कौन सा होगा? तीन मतलब याद है ना, 3 मतलब किसके से? इसका मतलब जो सोडियम वाला है उसी का वो कितना है? 3। तो दूसरा क्या हो गया? 1। अरे बोलो ना। और सीए में ए आता है, ए फॉर 1 होता है। वे कैसे भी याद करो यार, याद होना चाहिए कुल मिलाकर। समझ में आएगा? तो क्या है? 3:1, ये रेशियो याद ही होना चाहिए। अब होगा क्या? इधर देखो, सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत ध्यान समझना। हमने यहां से क्या ले लिया? दिस इज द प्रोडक्ट। आप ऐसे सीधे बना सकते हो, CO2 उड़ा ले, CO2 उड़ा ले, जो बच्चे उसको चिपका ले। अरे CO2 उड़ गया ना, तो जो बच्चा उसको चिपका ले। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने लिखा आपके सामने, ये हमारे सामने क्या है? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आपको पता है
कि मीडियम कैसा है, एल्कलाइन। ये है एसिड और ये क्या है, बेस। यू नो वेल, एसिड को बेस पसंद है। यहां से क्या हो गया, H+। और आपके सामने जो तस्वीर बनी उसको देखिए बोर्ड पर, RCO O- कार्ब एनायन। कौन सा कार्ब एनायन, ये कार्ब नहीं, ये कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अब कहां जाएगा, कार्ब एनायन की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। किंतु परंतु लेकिन आपने पढ़ा है, एक अकेला O- दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक सकता है एक्सेप्ट RH। और O- की तो फितरत है कि वो अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश करेगा कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। इस O- ने कहा भाई मेरे को बॉन्ड बनाना है, आर तू निकल जा। आर कहता है आहा आहा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, अतिथि ग्रुप, चिपको ग्रुप, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, मेरे को निकालना इतना आसान। O- कहता भाई निकल जा, तू समझ नहीं रहा है, मैं एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाऊंगा ना, तो जो मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होगा उसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे, और वो CO2 गैस बनने जा रही है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली बहुत ही स्टेबल है, तो निकल जा। तो आर क्या कहता है, आहा आहा, इनको तो मौका चाहिए चिपकने का, कहते घर आ गए, आहा मुझे नहीं जाऊंगा। अब गुस्सा चढ़ गया किसको, O- को। गुस्सा चढ़ते ही उसने बोला ताड़ 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 ताड़। समझ में आया कि नहीं आया, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत तेजी से भाग के जाएगा, धीरे 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 जाएगा। दिस स्टेप इज द RDS, दिस स्टेप इज द RDS। और क्या बन गया बेटा आपके सामने, ध्यान सुनना, R- और इधर क्या प्रोड्यूस हो गया, CO2। CO2। अच्छा, ये जो R- बना ये क्या बन गया, दिस इज द कार्ब एनायन, ये है कार्ब एनायन, और यही यहां का क्या है, इंटरमीडिएट। क्या RDS में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ। और अगर RDS में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी रेट को डिफाइन करेगी। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद होना चाहिए, स्टार लगा के जो भूल गया वो क्वेश्चन गलत कर देगा, कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा, बोलो, कार्ब एनायन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, दैट इज कार्ब एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। अब सुनो ध्यान से, ये जो R- है, R- है, इधर देखो बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा बेटा, बोलो, RH। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन। क्या यहां RH एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। आप ऐसे देख सकते हो, OH- क्या लेके गया, H+ क्या बना दिया, पानी, रिएक्शन करके क्या बना दिया। और ध्यान सुनना, ये जो CO2 है, ये जो है कार्बन नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, और पिक्चर में क्या मौजूद है, बेस। तो ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, और NaOH के साथ रिएक्शन करा के बना लेगा सॉल्ट। क्या बना लेगा, इसे बोलते हैं NO2CO3। सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग। पढ़ते हो ना, स्लैग पढ़ते हो ना, अरे आप मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है स्लैग, नाम सुना है कि नहीं सुना है, कितने लोगों ने। वो क्या होता है, वो सॉल्ट ही तो होता है। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ध्यान सुनना, ड्राइविंग फोर्स सुनना इस रिएक्शन की, R- निकलने का ड्राइविंग फोर्स क्या क्या है, एक तो हीट लिया, दूसरा कौन निकल रहा है, गैस, CO2 गैस का निकलना। समझ आया बेटा, CO2 गैस का निकलना। यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का। और जो सॉल्ट बनता है वो रिएक्शन का पार्ट नहीं रहता है, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया बेटा। अच्छा बताओ, यहां जितने कार्बन थे, क्या एक का RCOOH में अब RH बचा कि नहीं बचा, एक कार्बन कम हो गया कि नहीं हो गया बेटा। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग एंड स्टेप डाउन प्रोसेस, डिसेंडिंग एंड स्टेप डाउन प्रोसेस। ठीक है, बना लीजिए। इंटरमीडिएट क्या बना है, चलो
स्लैग जो वर्ड यूज किया गया कहाँ किया गया बेटा बताओ? हाँ, इनऑर्गेनिक में जो सॉल्ट बनता है मेटलर्जी में उसे क्या बोल देते हैं बेटा? बोलो स्लैग। चलिए अब क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है आपके सामने? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा बेटा? अगर आपको, अच्छा उसने बोला रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन और आपको पता ही नहीं कि कार्बन आयन बनता है, तो आप क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले स्टार लगाओ कि हमें जो इसमें पता लगाना है वो क्या है, दैट इज इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा? क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कंपेयर रेट फॉर डिकार्बोक्सिलेशन, कंपेयर रेट फॉर डिकार्बोक्सिलेशन। बताओ कैसे करोगे? इधर देखो, यहां देखो, ये जो आपके सामने बना हुआ था, हमने इसमें किया क्या? क्या उड़ा दिया? क्या उड़ा दिया? CO2 उड़ा दिया, तो बच क्या गया? जो इसका एल्काइल वाला पार्ट है उसका क्या बना देना है? एनायन। क्या बना देना बेटा? एनायन। और उसकी क्या देख लेनी है हमको? स्टेबिलिटी। बताओ बेटा क्या करेंगे? तो अपन ऐसे बोलेंगे, CO2 उड़ा ले, CO2 उड़ा ले, इससे क्या बन गया बेटा? CH3CH2 माइनस। क्या देखने वाले हैं हम? स्टेबिलिटी। किस चैप्टर में आ चुके हैं? जीओसी। वापस जीओसी, प्योर जीओसी चलने जा रहा है। अभी देखो कई लोग का पता भी चल जाएगा कि जीओसी कितने पानी में है, अभी पता चलेगा। यहां से क्या उड़ा लिया? CO2। क्या बच गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। क्या उड़ा ले बेटा? CO2। क्या बच गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। विच इज मोर स्टेबल? कैसे पता चला? नेगेटिव ऑन मोर इयन। क्या यही इसका ऑर्डर होगा? और जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अगला क्वेश्चन क्या करना है बेटा बताओ? CO2 उड़ा, अच्छा इसी में बना रहा हूं मैं, अब अलग नहीं बनाऊंगा। CO2 उड़ा, नेगेटिव बना, CO2 उड़ा, नेगेटिव बना, CO2 उड़ा, नेगेटिव बना, CO2 उड़ा लिया, नेगेटिव बना लिया। बताओ बेटा अब कैसे इसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे? NO2 कौन सा है? -M। Cl का क्या है? -I। यहां पर कोई इफेक्ट? यहां क्या लगाओगे? +H। सबसे ज्यादा स्टेबल 1 के बाद, अच्छा रिएक्टिविटी देख रहे हैं, -I। उसके बाद और सबसे पीछे, अच्छा याद है क्या तुम्हें? मैं तो थोड़ा डर ही गया था, सर क्या बात करते हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन फेंक के मारोगे ना 2 कौड़ी का बना दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन ओपिनियन पोल कर लेते हैं। तब यही बात है तो अगला क्वेश्चन ओपिनियन पोल कर लेते हैं, ठीक ना? देखो एकदम ओपिनियन पोल है, कोई बोलेगा नहीं, कोई जवाब देगा नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा, आपको जवाब देना है। हाँ सोचो, अपना आंसर लिख लो। ये ए है, ये बी है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो बेटा, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक ना? सोच लिया? चलो कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा BAC? सबसे ज्यादा बी, फिर ए, सबसे कम सी। BAC बेटा हम हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। BAC, BCA, CBA, CBA, CAB, 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 CAB वाले हाथ उठाए। आपके लोग को आ ही नहीं रहा क्या? ABC, ABC वाले हाथ उठाए। तो आप लोग कहां हो भैया? हाँ अच्छा अच्छा, अरे अरे ACB, ACB, गुड। तो आंसर है क्या है? क्या है? तुम आंसर दो अपना, रिपोर्ट योर आंसर। हाँ तो इसका आंसर है ABC। मैंने कहा ना अभी ओपिनियन, अरे पता रहता है कहां तुम्हारी पोल खोलनी है। अब क्या, अब तो भैया अब तो टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया।
क्योंकि CO2 उड़ा ले निगेटिव बना ले, यही बताया था ना बेटा, CO2 उड़ा ले निगेटिव बना ले। तो अब आप जो यहां पर बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अरे अब क्या मतलब बेटा, तो तुमने तो अब ये बना है NO2, ये क्वेश्चन आपके कॉपी में भी है, ये आपके आपके ELP में भी है, और ये कॉपी वापस में आ गया। बाद में क्या पता चला बेटा, अब उतना तो बाद में फिर पता करने का मतलब ही नहीं है। OMR तो भरने के बाद, जो कि पहला ही ऑप्शन है। जानबूझ के मैं क्वेश्चन लेके आया ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि जो सीना चौड़ा करके है ना कि GOC तो हमने बहुत अच्छे से कर ली। एक क्वेश्चन का जिसका जिसका गलत हुआ है वो पूरी GOC वापस से रिवाइज करेंगे, और जिसका गलत नहीं हुआ है वो तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ध्यान से लो, बिना इसके कैसे, इसी से तो जवाब आ रहा है। गजब यार, तुम बस फालतू का डिस्कशन करोगे। कहां किसको ले जा रहे हो वापस? नहीं नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। तो ये क्या है, दिस इज द लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, और लोकलाइज पर क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इस क्वेश्चन के बाद मैंने, याद करो, इस क्वेश्चन को डीलोकलाइज से भी कंपेयर करवाया था। तो बेटा यहां पर क्या है, -I मैक्सिमम, वापस से लिखवा रहे हो, मजा आता है तुमको। यहां पे क्या है, -I, और यहां क्या है, -I मिनिमम, लोकलाइज पर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या यही होगा कि नहीं होगा? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, है ना बेहतरीन? गलती तो हुई है, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने के बाद गलती अच्छी बात नहीं है, पढ़ाने बाद गलती अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा सुनो, ए बेटा वापस आ जाओ, अपन समय से पीछे चल रहे हैं, बिकॉज 10 मिनट बाद ब्रेक हो जाएगा ना। अरे यार 8 का 10 इतना मतलब हमसे वो करना जरूरी है? मैंने बोला 10 मिनट करा 8 मिनट, तो चुप जा यार, 10 मिनट ही कर ले यार, 2 मिनट और पढ़ लेना। आ जाओ वापस आओ। तो यहां पर बात करें, अच्छा सुनो, इसको मैं की पॉइंट से पहले बताऊंगा, की पॉइंट से बताऊंगा, समझने का प्रयास करो। यहां पर होगा क्या, सिंपल ऐसे देखो, इसको उड़ाओ निगेटिव बनाओ, इसको उड़ाया निगेटिव बनाया, लेकिन मैं यहां प्यार से लिख रहा हूं क्या, ट्रिक का मतलब नो लॉजिक, ट्रिक का मतलब नो लॉजिक, ये इसकी डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें फिट हो जाती है, कि ट्रिक से बता रहा हूं इसको। नहीं तो कोई कहेगा नहीं ऐसे होता है, नहीं, वो मुझे भी पता है ऐसे नहीं होता है। इधर आओ ध्यान सुनना। तो इसमें आप देख सकते हो, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या? रेजोनेंस कहां पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पर, लेकिन क्या ये कार्बन पर ही रहेगा? तो इसमें वो पाया जा रहा है क्वालिटी रेजोनेंस, याद आ रहा है, नाम याद रहा है ना? नहीं, QERS नहीं है, QRS है। QERS तब होता जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पर ही जाता, समझ में आया बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहां पे क्वालिटी रेजोनेंस, क्वालिटी रेजोनेंस क्या बेटा, ये दिस इज कॉल्ड क्वालिटी रेजोनेंस। और बेटा ध्यान से, क्वालिटी रेजोनेंस बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल कि नीचे वाला ज्यादा स्टेबल, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल कि राइट वाला ज्यादा स्टेबल? तो बताओ which चीज मोर रिएक्टिव हो जाएगा, बताओ? आंसर अपने आप आ जाएगा ना बेटा, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो क्या जो ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड एज बीटा कीटो एसिड। इधर देखो बेटा, जिससे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके बगल में क्या है, बीटा। तो बीटा पे कीटोन नजर आ रहा है क्या, इसे बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बीटा कीटो एसिड इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या बोला, बीटा कीटो एसिड इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बाकी को, यहां मैं एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं, बाकी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सोडा लाइम। क्या चाहिए, सोडा लाइम। लेकिन यहां सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, सिंपली हीट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, CO2। सोडा लाइम का बताओ कंपोजिशन, NaOH प्लस CO। NaOH कितना? अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुनो, NaOH जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है,
क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। अगर NaOH के जो पेलेट आते हैं ना, पेलेट, आपने शायद एक्सपेरिमेंट अगर किए होंगे लैब में, अगर किए होंगे तो उसके अगर अपन ने ढक्कन खुला छोड़ दिया ना तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा देर तक खुले में पूरा लिक्विफाई हो जाता है। समझ में आया? बहुत तेज, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये। कभी भी सोडियम प्लेट को हाथ पे रहोगे ना तो गरम गरम फील होगा, हीट। तो ये क्या, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसको हम डेसिकेटर में रखते हैं। किस में रखते हैं? डेसिकेटर। डेसिकेटर का नाम हम पहले भी ले चुके हैं, जो कि क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये किसका वर्क करता है? डेसिकेटर का। ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, यानी जो ये मॉइस्चर थोड़ा बहुत इसके पास आने वाला है ना, वो कौन लेके चला जाता है? CO, ताकि इसकी लाइफ स्पेन ज्यादा समय तक बनी रहे। समझ में आया? इसे बोलते हैं डेसिकेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डेसिकेटिंग एजेंट, जो कि एब्जॉर्ब क्या करते हैं? वाटर। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए ये क्या यूज होता है? एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो ध्यान से। वैसे इनऑर्गेनिक में बताई जाती है शायद चीजें, अगर सिलेबस में होंगी तो। हाँ, तो नोट हम लिखवा देंगे। नोट ये है, वही जो मैंने बोला कि डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, डिकार्बोक्सिलेशन, अरे बेटा मैं लिखवा दूंगा, कहीं लिख रहे हैं। डिकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम की जरूरत होती है, लेकिन बीटा कीटो एसिड इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड डिकार्बोक्सिलेशन कि ये बिना सोडा लाइम के ही डिकार्बोक्सिलेट होते। तो बच्चा कहता फिर NaOH और CO ले लेंगे तब, सोडा लाइम ले लेंगे तो? गजब के इंसान हो यार, जो बिना सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेट हो रहा है वो तो सोडा लाइम को देखते डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। अजीब अजीब प्रश्न पूछते रहते हो, ऐसे प्रश्न पूछना अच्छी बात नहीं, ठीक है ना? अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम, मैं लिख रहा हूं बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बीटा कीटो एसिड लिया आपके सामने, मत लिखना बेटा इसको। ये है CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये है CH2, यहां पर ले लिया बेटा मैंने, दिस इज द C डबल बॉन्ड O, यहां पर ले लिया O और यहां पर ले लिया H। ये बीटा कीटो एसिड है, देखो बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये क्या है इसका? अल्फा कार्बन। ये कौन सा? बीटा कार्बन। CH3CO CH2COOH, CH3CO CH2COOH। अगर हम इसको हीट करते हैं ना, बहुत ध्यान समझना, होता क्या है इसमें, इस पर क्या है? लोन पेयर। ये यहां से क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, एसिड क्या दे देगा? H प्लस। जैसे H प्लस देगा, यहां पे चार्ज क्या जाएगा? OH प्लस। ये बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक। यहां चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, इसने जब यहां से H प्लस ले लिया, इसने जब यहां पे क्या आ गया? O निगेटिव। इसने क्या किया? CO ने अपना बॉन्ड बनाया, और जब अपना बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 5। 5 वैलेंसी होते इसने इस बॉन्ड को तोड़कर यहां बॉन्ड बना लिया, ये यहां पे आ गया। यहां चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। जब यहां गया तो यहां चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। ये बॉन्ड क्या इधर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ध्यान सुनना, ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, OH। इधर क्या है? कार्बन। इधर क्या है बेटा? ये CH3। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड CH2। बोलो ना, प्लस प्लस प्लस, ये बॉन्ड टूट गया। ये फ्रेगमेंट क्या बना रहा है? CO2 गैस रिलीज हो गया कि नहीं हो गया बेटा? CO2 गैस रिलीज हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है? और ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? दिस इज इनॉल। और इसका करा दो टॉटोमराइजेशन, तो बेटा क्या बन गया बेटा? टॉटोमराइजेशन करते इसका कर दिया टॉटो टॉटो, क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया? एसीटोन। यानी जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी ना बेटा, ये ट्रिक है, ट्रिक बताई थी मैंने कि हम कैसे देखते हैं। रियल में अगर बात करें बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होने का, ये रियल मेथड है। कल पूछो बीटा कीटो एसिड का जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो बीच में क्या बनता है? इनॉल इंटरमीडिएट। क्या बनता है? आप इसको मत नोट करना, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं, क्योंकि रहेगा तो तुम नोट करोगे ये बस। और जिसको कहिए कि नहीं हमें नोट करना है तो जाके वीडियो देखना, नोट कर लेना। एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन? क्योंकि यहां पे क्या बनता बेटा? इनॉल इंटरमीडिएट, इनॉल इंटरमीडिएट। बस इतना बता दिया, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
अच्छा सुनो बेटा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करना है हमें अपने हिसाब से। देखो बीटा कीटो एसिड जैसे देखा, क्या बोला, बीटा कीटो एसिड क्या करेंगे, CO2 उड़ा ले, बाकी को चिपका ले। क्या बताओ एसीटोन बन रहा है कि नहीं, और क्या रिलीज हो रहा है, CO2। क्या पिछले पेज में बता चुके हैं, अरे कह दो ना। तो अपन क्या बनेगा यहां पे बताओ, CH3 COCH3 और क्या हो गया बेटा ये CO2। बहुत आसान है, बीटा कीटो एसिड। अब हम एक की पॉइंट बता रहे हैं, की पॉइंट ये है, ये कौन सा कार्बन था, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप है ये वाला, क्या है -M ग्रुप है, जो कि कार्बन है तो बीटा कार्बन बोल दिया। अल्फा कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड मतलब -M ग्रुप। तो अगर इस अल्फा कार्बन से कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, कैसा है, -M। कौन कौन सा हो सकता है -M, क्या वो -M आपके सामने एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, अरे बोलो क्या एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्या वो आपके सामने CN हो सकता है, क्या वो आपके सामने NO2 हो सकता है, बोलो ना, एटसेट्रा। अगर अल्फा कार्बन से कोई भी -M, मैंने को यहां क्या लिखा है -M, अल्फा कार्बन से कोई भी -M ग्रुप जुड़ा है, उसको हीट करना जाए तो सीधे क्या करना है बेटा, CO2 उड़ा दे और बाकी को चिपका दे। CO2 को उड़ा दे और बाकी को चिपका दे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया, लेकिन आपके केस में केवल क्या है, बीटा कीटो एसिड। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, तड़तर तड़तर जवाब दो, क्या करोगे। अच्छा याद रखना कौन सा रेशियो, 3:1। वो आपको एसिड भी दे सकता है, वो आपको सॉल्ट भी दे सकता है। अब पहचानना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, 11 के एनसीईआरटी में। CO2 उड़ा ले, क्या बनाओगे बेटा, CH4 प्लस क्या अलग हो गया, NO2। अरे CO2 जो अलग होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन में क्या बना लेता है, NO2CO3। अरे बोलो, क्या अगले क्वेश्चन के जवाब डायरेक्ट दोगे, सीधे जवाब दो बेटा, क्या बनाओगे यहाँ पे, CO2 उड़ा लिया, क्या बना, क्या PHH बना कि नहीं बना, और क्या है ये, दिस इज द बेंजीन। बोलो ना, अगले क्वेश्चन के जवाब दो जल्दी से, क्या बनाओगे, क्या यहां से CO2 उड़ा दिया तो क्या बन गया बेटा, H2। अरे बोलो ना, H2। और जो CO2 बना वो CO2 रिएक्शन करके NaOH से क्या बना लिया उसने, मान लो Na2CO3। समय हो गया बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन में की चर्चा हम अगली क्लास में इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे, और सुनो ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आज मेरा मकसद, वो बीच में क्वेश्चन बढ़ा दिए ना, क्वेश्चन बढ़ा दिए, और कहानी सुनाते समय तुम लोगों ने थोड़ा सा 2-4 मिनट का नुकसान भी करा दिया। सब एक एक सेकेंड में कैलकुलेटेड होता है, कोई बात नहीं। कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना, कृपया ध्यान सुने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, कल वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एंट्री करने से पहले जो बेसिक नॉलेज होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वो बेसिक नॉलेज आप भूल गए, नहीं पढ़ पाए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब आपके लिए रटने वाला हो जाएगा। तो कल हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड लिविंग ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। तो नोट लिख लो बेटा, लिखो बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड are more reactive for decarboxylation. Beta keto acid are more reactive for decarboxylation. Beta keto acid are more reactive for decarboxylation. They release CO2 only upon heating. They release CO2 only upon heating. यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लिख लेना चाहिए। They release CO2 only upon heating. That is does not require soda lime. That is does not require soda lime.
एक्चुअली क्या वो हम लोगों ने एनसीईआरटी का पार्ट भी ऐड किया ना यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन या समथिंग, तो वो इस बार पहली बार ऐड किया है, तो वही थोड़ा सा उतना ही पोर्शन अपना पीछे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फायदा अपना होना चाहिए। जिसको नोट करना होगा यहां पे बीटा कीटो एसिड, इनॉल इंटरमीडिएट, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट हमने बना दिया। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल। पेपर तो अच्छा ही हुआ होगा, पूछने की जरूरत थी, ठीक है। डाउट कोई आना नहीं चाहिए पेपर में, पेपर बहुत मस्त बना था, कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।